आज के इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। सॉल्यूशंस यानी घोल, बेसिक मिक्सचर से लेकर राउल्ट के नियम तक। आज हम इन फिजिकल सॉल्यूशंस के हर पहलू को गहराई से समझने वाले हैं। यह विषय सुनने में जितना सैद्धांतिक लगता है, असल जिंदगी में यह उतना ही व्यावहारिक भी है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन अहम बिंदुओं को कवर करेंगे: सॉल्यूशंस की सर्वव्यापकता, कॉन्सेंट्रेशन मापना, सॉल्युबिलिटी की गतिशीलता, गैस, लिक्विड और दबाव का आपसी संबंध और अंत में वेपर प्रेशर। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशंस की सर्वव्यापकता यानी असली दुनिया के मिश्रण। हमारी आम जिंदगी में पूरी तरह से प्योर या शुद्ध पदार्थ मिलना लगभग नामुमकिन सा है ना? हमारे चारों ओर मौजूद ज्यादातर चीजें असल में मिश्रण ही हैं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी मिश्रण में चीजों की मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना है। उदाहरण के लिए पानी में फ्लोराइड को ही ले लीजिए। अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा सिर्फ 1 ppm है तो ये दांतों को खराब होने से बचाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यही मात्रा थोड़ी सी बढ़कर 1.5 ppm हो जाए तो दांतों पर धब्बे पड़ने लगते हैं। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो यही फ्लोराइड चूहों को मारने वाले जहर का काम करता है। सच में बस एक मामूली सा अंतर और परिणाम बिल्कुल बदल जाता है। अक्सर एक गलतफहमी देखने को मिलती है कि सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ कोई लिक्विड या तरल पदार्थ ही होता है। लेकिन इस टेबल पर गौर कीजिए, सॉल्यूशन तो गैसीय भी हो सकते हैं, बिल्कुल हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण की तरह। और तो और ये पूरी तरह से ठोस यानी सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि सोने में तांबे का मिला होना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ये पूरा खेल गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों अवस्थाओं में बड़ी ही खूबसूरती से चलता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन मापना या कह सकते हैं मिश्रण का गणित। केमिस्ट्री में किसी भी तरह के भ्रम या खतरे से बचने के लिए इन मिश्रणों को एकदम सटीक रूप से मापना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे मापने का एक बहुत ही बेसिक और अहम तरीका है मोल फ्रैक्शन। ये एक डायमेंशनलेस यूनिट है। अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो ये सॉल्यूशन में मौजूद किसी एक घटक के मोल्स और उस सॉल्यूशन के कुल मोल्स का अनुपात होता है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? किसी भी सॉल्यूशन के सभी घटकों के मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ा जाए तो उसका योग हमेशा हर बार ठीक 1 के बराबर होता है। अब यहाँ मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का अंतर समझना बहुत ही क्रूशल है। मोलैरिटी का मतलब है सॉल्यूशन के प्रति लीटर में घुले हुए मोल्स। लेकिन इसमें एक कैच है, ये तापमान के साथ बदल सकता है क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम तापमान से प्रभावित होता है। वहीं दूसरी ओर है मोलैलिटी, जो प्रति किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले मोल्स को दर्शाती है। चूंकि ये पूरी तरह से वजन यानी मास पर आधारित है, इसलिए तापमान चाहे जितना भी बदल जाए मोलैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, ये एकदम स्थिर रहती है। कॉन्सेंट्रेशन को मापने के ये फॉर्मूले सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, असल जिंदगी में इनके कमाल के उपयोग हैं। उदाहरण के तौर पर 35% एथिलीन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन कारों के इंजन में एंटीफ्रीज की तरह इस्तेमाल होता है। ये पानी को शून्य से भी काफी नीचे के तापमान करीब -17.6 डिग्री सेल्सियस तक जमने नहीं देता। इसी तरह मेडिकल फील्ड में मरीजों को दिए जाने वाले इंट्रावीनस इंजेक्शन का आयनिक कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा से बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो जानलेवा खतरा हो सकता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी की गतिशीलता यानी चीजें असल में घुलती कैसे हैं। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि मिश्रण को कैसे मापा जाए, लेकिन अब जरा इस बात पर फोकस करते हैं कि चीजें असल में आपस में घुलती कैसे हैं। सॉल्युबिलिटी का एक बहुत ही शानदार और बेसिक नियम है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में तभी घुलेगा जब दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एक जैसे हों। यही वजह है कि नमक, जो कि नेचर में पोलर है, पानी में आसानी से घुल जाता है। लेकिन नैफ्थलीन जैसी नॉन पोलर चीज को घुलने के लिए बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट की ही जरूरत पड़ती है। बहुत ही लॉजिकल है। घुलने की ये प्रक्रिया कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, इसमें एक लगातार चलने वाला चक्र होता है। शुरुआत में जब सॉल्यूट डाला जाता है तो वो घुलने लगता है, जिसे डिसोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और कुछ अलग होने लगते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन होता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल एक ही दर पर होने लगती हैं। इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम।
इसी अवस्था में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, जिसके बाद उसमें और अधिक सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता। अब यहाँ ल शाटेलियर का सिद्धांत बहुत अहम रोल प्ले करता है। इस सिद्धांत के अनुसार तापमान ही ये तय करता है कि घुलने की क्षमता घटेगी या बढ़ेगी। अगर घुलने की प्रक्रिया एंडोथर्मिक है, यानी वो गर्मी को सोख रही है, तो जाहिर सी बात है कि तापमान बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर अगर ये एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें गर्मी बाहर निकल रही है, तो तापमान बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, गैस, लिक्विड और दबाव से जुड़े भौतिक नियम। ये सवाल अक्सर जहन में आता है कि मछलियां और अन्य जीव पानी के अंदर कैसे जीवित रहते हैं। ये सब लिक्विड में घुली हुई गैसों का ही कमाल है। वैज्ञानिक तौर पर इसे हेनरी का नियम बहुत ही अच्छे से समझाता है। ये नियम स्पष्ट करता है कि किसी फिक्स तापमान पर वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दबाव यानी पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में गैस के मोल फ्रैक्शन के सीधे अनुपातिक होता है। अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहें, किसी गैस को जितना ज्यादा दबाया जाएगा, उसके उतने ही ज्यादा कण लिक्विड के अंदर फिजिकली चले जाएंगे। अब इस ग्राफ पर जरा नजर डालिए। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज है ये सीधी रेखा वाली ढलान। ये 293 केल्विन पर साइक्लोहेक्सेन में घुली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का डेटा दिखा रहा है। ये लीनियर स्लोप हेनरी लॉ कांस्टेंट को बहुत ही परफेक्ट तरीके से विजुअलाइज करता है। ये साफ तौर पर बताता है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी भी एकदम एक सीध में लीनियर तरीके से बढ़ती है। हेनरी के नियम का प्रभाव सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है, इसके बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट बहुत गहरे हैं। जैसे सोडा की बोतलों को हाई प्रेशर पर सील किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अच्छी तरह घुली रहे। दूसरी तरफ जब स्कूबा डाइवर्स गहरे पानी से अचानक ऊपर आते हैं, तो दबाव कम होने के कारण उनके खून में घुली नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। इसे बेंड्स कहते हैं, जो कि एक बेहद दर्दनाक और खतरनाक मेडिकल कंडीशन है। इसी खतरे को कम करने के लिए डाइविंग टैंक में 11.7% हीलियम मिलाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते बहुत अधिक ऊंचाई पर पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन दबाव के कारण लोगों को एनॉक्सिया जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और अंतिम सेक्शन पर, वेपर प्रेशर यानी वाष्पशील मिश्रण। आइए अब ये देखते हैं कि जब एक बंद बर्तन में वोलेटाइल लिक्विड्स एक साथ इवेपोरेट या वाष्पित होते हैं तो क्या नियम लागू होते हैं। यहाँ एंट्री होती है बहुत ही मशहूर राउल्ट के नियम की, जिसे 1886 में फ्रैंसिस मार्टे राउल्ट ने दिया था। ये नियम कहता है कि वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन में हर घटक का आंशिक वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में मौजूद उसके मोल फ्रैक्शन के सीधे आनुपातिक होता है। वाष्पित हो रहे लिक्विड मिश्रणों के व्यवहार को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने के लिए ये एक अल्टीमेट गणितीय नियम है। और ये ग्राफ राउल्ट के नियम को बहुत ही शानदार ढंग से इलस्ट्रेट करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे कुल वेपर प्रेशर व्यक्तिगत आंशिक दबावों का एक सीधा लीनियर सम है। ये ग्राफ हमें एकदम साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक आइडियल सॉल्यूशन में घटक बिना एक दूसरे के प्रभाव में आए पूरी तरह से इस गणितीय नियम का पालन करते हैं। तो अब तक इस चर्चा में हमने जो भी देखा, ये नियम एक परफेक्ट या आइडियल सॉल्यूशन के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार करने लायक सवाल है, तब क्या होता है जब असल जिंदगी के लिक्विड्स इन नियमों का पालन करने से साफ इनकार कर देते हैं। प्रकृति हमेशा इतनी आदर्श नहीं होती है ना? सॉल्यूशंस में कई बार चौंकाने वाले डेविएशंस देखने को मिलते हैं, और वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक बिल्कुल नया और रोमांचक अध्याय है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।